यहाँ पे मैं वीडियो लेकर 39 नंबर का आपको सब्जेक्टिव यानी कहा जाए थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। देखिए, मैं डेली वीडियो तो डालता हूँ थ्योरी और कॉन्सेप्ट का, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं है। हज़ारों हज़ार फॉर्म लोग डाले हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, और ये हकीकत बात है। आप कुछ अच्छा प्रयास कीजिएगा, अच्छा देने का प्रयास कीजिएगा तो लोगों को गलत लगता है, ठीक है। मैं ये जो क्लास दे रहा हूँ थ्योरी और कॉन्सेप्ट का, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, सब एमसीक्यू जो है धड़ल्ले से करा रहा है। वो एमसीक्यू करा रहा है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और सिर्फ़ एमसीक्यू कराते जा रहा है और लोग उस पर जो है एकदम धड़ल्ले से देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब वह एमसीक्यू उनके एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये थ्योरी पढ़ते हैं तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो यहीं से बनेगा, थ्योरी से ही। मैं अभी तक 38 वीडियो करा चुका हूँ, ये वीडियो 39 नंबर का है। फिर भी मेरा कर्तव्य है मैं कराऊँगा ही। जो भी लोग पढ़ते हैं उनको लिए बेस्ट ऑफ लक, उनका जो जीवन है वो अच्छा हो और वो जो है सफलता प्राप्त करे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सा है, इनमें से इनएक्टिव या किलेड वैक्सीन कौन सा है। ये आपको हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछता है और लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोग गलत कर लेते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में ध्यान रखना है कि कौन लाइव एटेनुएट वैक्सीन है, कौन किलेड वैक्सीन है और कौन टॉक्सिन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इधर टाइप ऑफ वैक्सीन और इधर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं। जैसे लाइव एटेनुएट वैक्सीन कौन कौन सा है। देखिए लाइव एटेनुएट वैक्सीन कौन कौन सा है आपके सामने में है। आपके सामने में लाइव एटेनुएट वैक्सीन है, यहाँ पे देख लीजिए। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, एकदम कंठस्थ याद ही हो जाएगा। अगर आपसे लाइव एटेनुएट वैक्सीन के अगर पूछे एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन देते कहे इनमें से बताइए लाइव एटेनुएट वैक्सीन कौन सा है, तो आपको ज़्यादा जो है टेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपको सीधा याद रखना है बी मूरसी, ठीक है। बी मूरसी कैसे लिखाएगा, देखिए BIMM, ठीक है, RCY, बी मुर्सी, ठीक है। बी मुर्सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी मुर्सी आपको याद रखना है। अब बी मुर्सी याद रखेंगे, बी से BCG, आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मिजल्स, एम से मम्प्स, ठीक है, एम से मम्प्स, और आपका ओ से ओरल टाइफाइड, ओरल पोलियो, और आर से आपका हो जाएगा रूबेला, सी से हो जाएगा आपका चिकन पॉक्स, वाई से हो जाएगा येलो फीवर, ठीक है। एकदम आसान है। अगर आप बीमुर्सी याद रखते हैं कहीं भी लिख लीजिए और दिन में एक बार देखिएगा लाइव एटेनुएट वैक्सीन बीमुर्सी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए BIMMORCY, बी फोर हो जाएगा BCG, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मिजल्स, एम फॉर मम्प्स, ओ फॉर ओरल टाइफाइड, ओ फॉर पोलियो ओरल पोलियो, आर फॉर रूबेला, सी फॉर चिकन पॉक्स, वाई फॉर येलो फीवर। ये याद रखना है, ये आपका लाइव एटेनुएट वैक्सीन है ये सब, ठीक है। चलिए बीमुर्सी याद रखेंगे। अब यहाँ पे आता है और भी है। अब उतना छोड़कर जितना भी अगर आ जाए सब जो है आपका इनएक्टिव में आ जाएगा, किलेड वैक्सीन में आ जाएगा, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आपसे लाइव एटेनुएट पूछे तो ये सीधा आपको याद रखना है बी मुर्सी याद रखिएगा, और इनएक्टिव बाकी के जो भी बच जाएगा वो इनएक्टिव होगा। देखिए मैं बता देता हूँ टाइफाइड अगर ओरल दिया जाएगा तो वो होगा आपका लाइव, जो कि ऊपर में आप लोग देखे हैं। अगर इंजेक्शन से दिया जाएगा तो वो हो जाएगा किलेड, इसीलिए यहाँ पे भी नाम इसका है, ठीक है ना। तो ये बोथ किलेड और लाइव दोनों में आता है टाइफाइड। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंजा भी लाइव में भी आता है और यह किलेड में भी होता है, दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए दोनों जगह नाम दिया है। बाकी देख लीजिए कोई भी दोनों जगह नहीं होगा, समझ लीजिए।
तो ए आप याद रखिएगा। कोई भी एक याद रख लीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला के लिए मैंने बता ही दिया कि बीमुर्सी याद रखिएगा किलेट के लिए, और बाकी जो बच जाएगा सब जो है लाइव के लिए बीमुर्सी, और बाकी जो बच गया किलेट। ठीक है, चलिए। टॉक्साइड में ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना, टॉक्साइड जो है उसमें ज़्यादा है नहीं। टॉक्साइड में डिप्थीरिया है और टिटनेस है, दो ही है टॉक्साइड में। आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा कि इनमें से टॉक्साइड वैक्सीन कौन सा है, और 4 रहेगा, उनमें से इन दोनों में से कोई एक रहेगा, समझ गए। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिटी में आपको कुछ नॉर्म्स को याद रखना पड़ता है, नियम को, ठीक है। जैसे एक नर्स 3500 के जनसंख्या को कवर करती है, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्टर 5000 के जनसंख्या को कवर करता है। एक लैब टेक्नीशियन 10,000 के जनसंख्या को, समझ रहे हैं। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। एक आशा 1000 के जनसंख्या पर गाँव में, ठीक है। और यही अगर अर्बन की बात करेगा तो 1000 से 2500 के पॉपुलेशन को कवर करती है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समतलीय क्षेत्र में 400 से 800 की संख्या, और पर्वतीय क्षेत्रों में 300 से 800 की जनसंख्या पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, एक विलेज हेल्थ गाइड VHG जो होता है 1000 के जनसंख्या पर, और एक ट्रेनेड जो दाई होती है वो भी 1000 के जनसंख्या पर, ठीक है। एक CHC 1,20,000 के जनसंख्या पर, और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 के जनसंख्या पर, ठीक है। अब PHC का बात करेगा तो एक PHC प्लेन समतल में 30,000, और ट्राइबल और हिली क्षेत्र में 20,000, ठीक है। सब सेंटर की बात करेगा तो 5,000 प्लेन समतल में, और 3,000 पर्वतीय और हिली स्टेशन में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं और लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। एक नर्स कितने जनसंख्या को, 5,000। एक नर्स 3500, एक डॉक्टर 5,000, एक फार्मासिस्ट ऑप्टिशियन 10,000, एक आशा 1,000, और शहर में पूछेगा तो 1,000 से 2500। एक आंगनवाड़ी 400 से 800 प्लेन एरिया में, और पर्वतीय क्षेत्र में 300 से 800। एक विलेज हेल्थ गाइड 1000 के जनसंख्या पर, एक ट्रेनेड दाई जो होती है 1000 जनसंख्या, एक CHC 1,20,000, और वही आगे जाइएगा पर्वतीय क्षेत्र में तो 80,000, PHC 30,000, और उससे कमेगा पर्वतीय क्षेत्र में तो 20,000। एक सब सेंटर 5,000 प्लेन में, और ट्राइबल एरिया में 3,000 पे है, ठीक है। तो ये आपका डाटा याद रखना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है, ओके। आगे हम लोग यहाँ पे माय डियर बढ़ते हैं, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्या दिया गया है। एमनोरिया मासिक धर्म का एक रुक जाना, समझ गए, एमनोरिया मासिक धर्म का रुक जाना कहलाता है, या अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उच्च स्तर हो जाने के जो है फलस्वरूप जो है ये चीज़ें होता है। स्तन में परिवर्तन कैसे होता है, तो एक एरोला और निपल्स के डार्कनिंग से स्तन में परिवर्तन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए ये सब हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो परिवर्तन होता है, तो जब प्रेगनेंसी होता है तो एमनोरिया का आ जाता है, जहाँ पे मासिक धर्म बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह दोनों उच्च स्तर पर चला जाता है, जिसके कारण मासिक धर्म बंद हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान स्तन में परिवर्तन आता है। स्तन में परिवर्तन क्यों आता है, क्योंकि जो एरोला होता है और जो निपल्स होता है वो डार्क हो जाता है डार्कनिंग से, ठीक है। उसके बाद मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल हाइपरट्रोफाइड सिवक्सिस ग्रंथि में परिपूर्णता, गुनगुनी व्यथा, हाइपरट्रोफी ऑफ सबेकेसियस ग्लैंड, जैसे फ्यूरिनर ट्रायंगुलर एंड सोरोनेसस, ठीक है। ये आप जो है इसको ध्यान में रखना है, ये सब हो जाता है परिवर्तन। गर्भाशय में परिवर्तन क्या होता है, तो गर्भाशय में परिवर्तन गुडेल साइन क्या कहता है, सर्विक्स का सॉफ्टनिंग, यानी सर्विक्स में मुलायम होना। हेगर साइन क्या कहता है, गर्भाशय का निचले हिस्सा नर्म हो जाता है। यूट्रस का लोअर सेगमेंट में जो है सॉफ्टनेस आ जाता है, ठीक है। चैडविक साइन कहता है सर्विक्स और योनि का हल्का नीला पर्पलिश होना, ठीक है। उसके बाद है गर्भाशय का वजन 70 ग्राम से 1000 ग्राम हो जाता है, ये सब परिवर्तन होता है, ठीक है।
और अंतःस्रावी कुछ प्रणालियाँ में परिवर्तन आता है, जैसे जो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, यह समान ट्रोफोब्लास्ट कोशिका, जो यह एक समान ट्रोफोब्लास्ट कोशिका होता है, वहाँ से HCG हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो कोशिका होता है, इसके द्वारा HCG हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, 2 सप्ताह की गर्भ अवस्था में यह स्रावित होता है, 2 सप्ताह के प्रेगनेंसी में। ठीक है, यह कार्पस ल्यूटियम की पहले तिमाही गर्भ अवस्था यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक गर्भ अवस्था में सुरक्षा बनाए रखता है। यानी ये क्या करता है, आपका जो कार्पस ल्यूटियम होता है, इसके पहले तिमाही में यह गर्भाशय को सुरक्षा बनाए रखता है। यह सकारात्मक गर्भ अवस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। समझ रहे हैं, मतलब ये जो है HCG दिखाता है आपके प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन को। अगर HCG का स्तर ऊंचा है मतलब प्रेगनेंसी कन्फर्म बताता है। समझ गए, इसीलिए कहता है कि यह सकारात्मक गर्भ अवस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। समझ गए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सम असस इंक्रीज होते हैं, जो कि गर्भ अवस्था के 6 माह तक चालू रहते हैं। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने जो 2 हार्मोन होता है प्रेगनेंसी में काफ़ी उच्च स्तर पर जो है होता है, और ये 6 महीने तक एक समान तरीके से बढ़ते रहता है। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, समझ लीजिए। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं में थायराइड का समस्या भी आ जाता है। समझ गए, और बाद में ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। तो ये सारे चीज़ देखिए, मुख्यतः एंडोक्राइन में 2-3 ऐसे हार्मोन हैं जो काफ़ी उत्तरदायी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। एक अपन होता है HCG, जो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी जब होता है तो 2 सप्ताह तक ये भूमिका निभाता है। उसके बाद 2 सप्ताह जब होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से यह काम करने लगता है और सुरक्षा बनाए रखता है। और कहीं न कहीं ये जो होता है, यह आपके सकारात्मक लक्षण दिखते हैं प्रेगनेंसी का। ठीक है, इसी प्रथम 6 माह के गर्भ के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक समान तरीके से इंक्रीज करता है। इसी दौरान थायराइड और पैराथायराइड एक्टिविटी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है चेंजेज आपके होते हैं। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ माय डियर। तो आगे है यहाँ पे PCOD, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं PCOD। यह टेस्टोस्टेरोन व FSH या LH स्तर के बढ़ने के कारण होती है। देखिए, पॉलीसिस्टिक जो ओवेरियन डिजीज है महिलाओं में जो होता है, यह या तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से, या जो FSH है या लुटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके स्तर बढ़ने से होता है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, तो अनियमित या मासिक धर्म का नहीं होना, जिसे एमेनोर्यिया कहते हैं। इसमें मासिक धर्म या तो इरेगुलर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, शरीर और चेहरे पर ज़्यादा बाल उगना, मुहासे, एक्नी, श्रोणि में दर्द, पेल्विक पेन और नपुंसकता। ठीक है, PCOD होने से होता यह है कि फेस पर, बॉडी पर काफ़ी बाल उग जाते हैं, एक्नी, मुहासे आने लगता है, पेल्विक पेन होने लगते हैं, और यहाँ तक कि नपुंसकता भी आ सकता है। तो PCOD जो है आपको ये होता है। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो जाहिर सी बातें हैं कि बाल तो उगाएगा ही। समझ गए, तो यही चीज़ें जो है होता है। समझ गए, इसका इलाज क्या है, तो इलाज यही है कि अच्छे भोजन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फार्माकोथेरेपी में इथाइल एस्ट्रोडोल, काइप्रोटेरोन एसीटेट और मेटफॉर्मी, ये सब दवाइयाँ आती है। बट इसमें भोजन, व्यायाम, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हार्मोनल जो है बैलेंस इम्बैलेंस को ठीक करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए यहाँ पे तो अब कुछ पॉइंटें हैं। देखिए, कहता है वेजिना का रंग पर्पलिश हो जाना चैडविक साइन कहलाता है। यह प्रेगनेंसी के 8 वीक में दिखाई देता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि चैडविक साइन जो है प्रेगनेंसी के कितने समय में दिखाई दे सकता है। ऑप्शन रहेगा 16, ऑप्शन रहेगा 5 सप्ताह, ऑप्शन रहेगा 20 सप्ताह, ऑप्शन रहेगा 8 सप्ताह। तो चैडविक साइन 8 सप्ताह, और यह वेजिना के पर्पलिश कलर को दिखाता है। ठीक है,
समान और तालबद्ध गर्भाशय संकुचन, रेगुलर और रिदमिक यूटेराइन कंट्रैक्शन को पाल्मरस चिन्ह कहते हैं। यानी एक समान और लयबद्ध तरीके से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना पाल्मरस साइन बताता है। ठीक है, यह बायमैनुअल परीक्षण करते समय महसूस होता है। अब यह कब परीक्षण महसूस होता है कि एक समान यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है रिदम में, तो यह जो आपका बायमैनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें महसूस किया जाता है। ठीक है ना। आगे है, कहता है यहाँ पे कि गर्भ अवस्था की जांच करने के लिए मैटरनल सीरम एंड यूरिन में HCG की जांच करते हैं। यह गर्भधारण के 8 से 11 दिन बाद की जाती है। अभी मैंने ऊपर बताया कि प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेज HCG स्तर बढ़ने से होता है। HCG स्तर जो है सूचक होता है प्रेगनेंसी कन्फर्म करने का। तो मैटरनल सीरम एंड यूरिन में HCG की जांच की जाती है और यह गर्भधारण के 8 से 11 दिन यानी लगभग 2 सप्ताह में ये चीज़ें HCG काफ़ी अपने उच्च स्तर पर होता है गर्भधारण के 2 सप्ताह तक। इसीलिए अगर जांच कीजिएगा तो इस दौरान HCG की जो है काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, कहता है गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद जेस्टेशन के 12 वीक बाद, ठीक है, गर्भ अवस्था के लिए मूत्र यूरिन की जांच कोई मान्य नहीं होती है। देखिए, मूत्र यूरिन जांच गर्भ प्रेगनेंसी के लिए स्टार्टिंग में 2 सप्ताह या स्टार्टिंग के कुछ सप्ताह ही कारगर होता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाता है टाइम वैसे वैसे HCG की मात्रा भी कमते जाती है। तो इसलिए 12 सप्ताह में अगर आप गर्भधारण के जांच करते हैं तो यूरिन की जांच कोई वैल्यूएबल मान्य जांच नहीं होता है। ठीक है, गर्भ में पहली हलचल माँ द्वारा अनुभव करने को क्यूकनिंग कहते हैं। प्रथम गर्भ अवस्था में यह 18 से 20 सप्ताह में महसूस होती है, जबकि मल्टीपरा में यह 16 सप्ताह के बाद भी महसूस हो सकता है। देखिए होता क्या है, क्यूकनिंग मतलब होता है हलचल, यानी जो भ्रूण है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके हलचल को अनुभव करना ही जो है आपको क्या कहलाता है, क्यूकनिंग कहलाता है। अब ये क्यूकनिंग स्टार्टिंग में अगर कोई प्रथम बार अगर प्रेग्नेंट है महिला तो वो 18 से 20 सप्ताह में क्यूकनिंग जो है महसूस की जा सकती है। अगर मल्टी है, बहुप्रसरवा है, तो ये 16 सप्ताह के बाद भी महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है क्यूकनिंग समझ गए, तो अब बातें आती है लाइटनिंग की। लाइटनिंग मतलब होता है कि प्रसव के कुछ सप्ताह लेबर के कुछ सप्ताह पहले गर्भाशय की ऊंचाई फंडल हाइट में कमी आती है, जिसे लाइटनिंग कहते हैं। यह 38वां सप्ताह में यह समान तौर पर दिखाई देता है। लाइटनिंग के मतलब होता है कि जो फंडल हाइट होता है, जो भ्रूण का ऊंचाई होता है, वो उसको नीचे की तरफ खसकने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है और अपने जो है यूट्रस पेल्विक ब्रीम में जाकर पहुंच जाता है पेल्विक में, तो उसी के हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। समझ गए, जहाँ पे फंडल हाइट के ऊंचाई में कमी दिखाई देता है ऊपर से। ठीक है, लाइटनिंग को वेलकम साइन भी कहते हैं 38 सप्ताह में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। गर्भावस्था के तीसरे सेमेस्टर थर्ड ट्रेमेस्टर में गर्भस्थ शिशु का वजन ज़्यादा हो जाता है। गर्भावस्था के तीसरे सेमेस्टर में गर्भस्थ शिशु जो है उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। गर्भावस्था के दूसरे सेमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भस्थ शिशु की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। कहता है गर्भ अवस्था के 24वें सप्ताह बाद कोलसमा आता है। गर्भ अवस्था के 20वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु के शरीर के भाग महसूस कर सकते हैं। समझ गए कि शिशु का ये भाग है, हाथ है, ये पैर है, ये 20 सप्ताह के बाद महसूस कर सकते हैं। ओके, अब बातें आता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। मुश्किल है, ये बहुत आसान है, सब लोग जानते भी होंगे, फिर भी मेरा काम है समझाना, समझ लीजिए। नवजात बच्चा वो होता है जो 0 से 28 दिन का होता है, उसे नवजात बच्चा नियोनेट्स न्यूबॉर्न कहते हैं। इन्फेंट मतलब होता है शिशु या बाल अवस्था होता है, जो 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक के अवधि को बोलते हैं। ठीक है, टोडलर जो बच्चा होता है वह 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि को बोलते हैं। प्री स्कूल जो बच्चा होता है उसे 3 से 6 वर्ष की अवधि को कहते हैं, 3 से 6 वर्ष को। स्कूल गोइंग जो बच्चा होता है, लड़की में 6 से 10, लड़के में 6 से 12। एडोलेसेंट जो होता है
जिसे यौना वयस्कता बोलते हैं, समझ गए। अर्लियर एडोलेसेंट जो होता है 12 से 14, मध्यम मिल्ड एडोलेसेंट 14 से 16 और लेट एडोलेसेंट जो होता है 16 से 20 होता है। तो ये सब अवधि है जिसको जानना ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम चलते हैं तो कुछ चीज़ें इसको भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टाफ के मानक, स्टाफ के मानक का मतलब होता है कि जो तय किए गए स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वो हर एक अस्पताल में फुलफिल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एक अच्छे देखभाल के लिए पेशेंट और रोगी का रेशियो, रोगी और डॉक्टर का रेशियो, पैरामेडिकल स्टाफ का रेशियो होना ज़रूरी होता है। तो ये मानक जो होता है, देख लीजिए, नर्स रोगी अनुपात स्टाफ निरीक्षण इकाई के अनुसार जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, इधर वार्ड है, इधर नर्स पेशेंट रेशियो है। जनरल वार्ड में जो नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होता है वह 1:6 होता है, यानी एक नर्स 6 पेशेंट पर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सीरियस वार्ड जहाँ पे पेडियाट्रिक्स है, बर्न है, न्यूरो सर्जरी है, ठीक है ना, यानी स्पेशल जो वार्ड होता है जहाँ पे अलग अलग स्पेशल न्यूरो का, बर्न का, ठीक है, ये सब बना हुआ है। अलग स्पेशल वार्ड है, जैसे इमरजेंसी अटैच वार्ड है। तो इन सब में 1:4 होता है, यानी एक नर्स 4 जो है पेशेंट स्पेशल वार्ड में, ठीक है। और आईसीयू में बात करेगा तो 1:1 होता है। आईसीयू में एक पेशेंट पर एक नर्स होती है, ठीक है। नथिंग मेंशन अबाउट द शिफ्ट, शिफ्ट के बारे में यहाँ पे कोई जो है मेंशन नहीं होता है। एक नर्स एक पेशेंट आईसीयू में। ओटी में बात करेगा तो मेजर 2 नर्सेज पर टेबल, यानी एक जब ओटी चल रहा हो तो नर्स एक टेबल पर 2 नर्स होती है, अगर मेजर केस है तब, ठीक है। अगर माइनर केस चल रहा है तो एक नर्स एक टेबल पर होता है, ठीक है। 2 प्रकार के मुख्तसर सर्जरी, एक मेजर या एक माइनर। तो मेजर होगा तो 2 नर्स एक टेबल पर, और अगर माइनर केस है तो एक नर्स एक टेबल पर ओटी में। सर्जरी में 1 पेशेंट 1 नर्स, आईसीयू में 1 पेशेंट 1 नर्स, ठीक है। लेबर रूम का बात करेगा तो एक नर्स पर टेबल, लेबर रूम में प्रसव कक्ष में एक नर्स एक टेबल जहाँ पे प्रसव हो रहा है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ओके। एक महत्वपूर्ण चीज़ें और आता है, देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था सीएचओ में, कल क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार बिहार सीएचओ में। कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो देख लीजिए, ए वाला क्वेश्चन पूछा था, ए वाला, कि कितने बेड पर एक नर्सिंग अधीक्षक होते हैं, समझ गए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में पूछा था कि कितने बेड के ऊपर एक नर्सिंग अधीक्षक होते हैं। ऑप्शन में दिया था 250 से 500, तो राइट आंसर यही है 250 से 500, ठीक है। देख लीजिए, 250 से 500 बिस्तरों के लिए एक अधीक्षक नर्सिंग अधीक्षक होता है। 500 या अधिक बिस्तर वाले अस्पताल के लिए एक सीएनए होता है, ठीक है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपसे आगे हो सकता है सीएनओ पर पूछ ले, क्योंकि नर्सिंग अधीक्षक पर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएस पर तो पूछ लिया है, तो हो सकता है डीएनएस पूछे, सीएनओ पूछे, तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए, चीफ नर्सिंग ऑफिसर अभी यहाँ पे बताए 500, ठीक है, 500 पर एक जो है सीएनओ होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।